प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज उपस्थित हूँ क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा हिंदी के क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनकी परीक्षा एकदम निकट है। तो कुछ आवश्यक बात उसी दृष्टि से ये छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ या बना रहा हूँ इसलिए कि व्याकरण पे चर्चा कर सकूँ। देखिए, आपके यहाँ व्यवहारिक व्याकरण जो है वह कुल 16 नंबर का है। अब व्यवहारिक व्याकरण में है क्या आपके यहाँ? वाक्य परिवर्तन 4 नंबर का, वाच्य परिवर्तन 4 नंबर का, पद परिचय 4 नंबर का और अलंकार 4 नंबर का। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप वाच्य परिवर्तन की बात करिए। बहुत विस्तार से नहीं, छोटा सा कुछ थोड़े से टिप्स देने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, वाच्य परिवर्तन की जब आप चर्चा करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वह अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। लेकिन अगर कर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया है तभी वह कर्मवाच्य में जाएगा, और अगर वह सकर्मक क्रिया नहीं है तो वह कर्मवाच्य में नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वह कर्मवाच्य में न जाकर के भाववाच्य में जाएगा। अर्थात कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म होने पर वह कर्मवाच्य में जाएगा, और अगर कर्म नहीं है तो वह स्वयं कर्तृवाच्य में ही है, और अगर परिवर्तन होगा भी तो भाववाच्य में होगा। अर्थात भाववाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है, बात इससे सिद्ध होती है। और भाववाच्य वाला वाक्य भी आप किस में उसे परिवर्तित करेंगे? कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे, अर्थात वह कर्मवाच्य में नहीं बदलेगा। अब इसमें एक बात यह भी जुड़ जाती है कि कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा वह कर्म से युक्त होगा, वह क्रिया कर्म से युक्त होगी। यह ध्यान में रखेंगे आप। तो अब जब परिवर्तन करते समय हमको ध्यान में रखना है कि जो कर्तृवाच्य का वाक्य है, अगर उसमें कर्म है, आपको कर्मवाच्य बदलना है तो कर्मवाच्य के लिए के या द्वारा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाच्य में बदलना है तो उसमें अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन उसमें प्रायः से का प्रयोग होता है और क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य के वाक्य में विशेष ध्यान रखना है आपको कि गलती वहीं पर होती है। भाववाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी और उसमें क्षमता या अक्षमता, सामर्थ्य या असामर्थ्य, कैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसमें किताब कर्म है तो मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है या किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर भाववाच्य का वाक्य होगा तो उसमें अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया किसे कह सकते हैं? जहाँ आप जब उसके साथ उसके क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है या क्या शब्द लगाने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। जैसे चलना है, दौड़ना है, आना है, जाना है। आप सभी विद्यार्थी जो हमसे पढ़े हैं उनके तो मैंने नोट्स में भी लिखाया है। जैसे मुझसे चला जाता है, मुझसे नहीं चला जाता है, मुझसे आया जाता है। एक चीज़, ये तो वाच्य की बात हो गई। इसके आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न में यह भी ध्यान रखना है कि वाच्य परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, वाच्य पहचानना भी आ सकता है। तो एक आध प्रश्न यह भी होगा। दूसरी चीज, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन आपके यहाँ रचना के आधार पे है। रचना के आधार पे है सरल, मिश्र और संयुक्त, ये 3 चीजें हैं आपके यहाँ। तो 2 या 2 से अधिक सरल को एक सरल बनाने के लिए आ सकता है। जब भी सरल वाक्य बनेगा उसमें अव्यय का प्रयोग नहीं होगा। अव्यय न समझ में आए तो समझिए और, किंतु, क्योंकि, यदि, तो, ऐसे शब्द जो कंजंक्शंस है वो नहीं रहेंगे। तो और एक ही क्रिया होगी जो अपने कर्ता के अनुसार नियंत्रित होगी, तो वहाँ पर वह सरल वाक्य होगा। जब मिश्र और संयुक्त बनेगा तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित को हम एक और अन्य नाम भी देते हैं जिसे हम लोग व्यधिकरण भी कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होता है वो आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय से बनता है। ध्यान रखेंगे आप। आश्रित समुच्चय बोधक की एक पूरी सूची है। जैसे आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय है तो वह आपके संज्ञा उपवाक्य से बनेगा जहाँ की लगेगा। जब वो विशेषण से बनेगा तो जो, जिसने, जिसका, जिसकी, और तीसरा बनेगा क्रिया विशेषण से तो क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, ये आपके बन जाएंगे। ध्यान रखना है। संयुक्त वाक्य बनेगा तो संयुक्त वाक्य में भी आपको एक प्रधान या मुख्य वाक्य रहेगा और उसके साथ आपका समानाश्रित या समानाधिकरण उपवाक्य बनाना होगा। समानाधिकरण जो उपवाक्य होगा उसमें और है, किंतु है, परंतु है। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर गलती क्या होगी। जैसे मैं अध्ययन कार्य करता हूँ, सफलता मुझे मिलेगी। तो अब अगर ये 2 सरल वाक्य हैं
मैं परिश्रम करता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। मैं परिश्रम करता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी, या मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। ये दो सरल वाक्य हैं अलग-अलग। अब इनको आपको अगर बनाना है मिश्र या संयुक्त के हिसाब से, तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि मैं परिश्रम करता हूँ या परिश्रम कर रहा हूँ। तो क्योंकि लगाने से तो मिश्र बन गया। मैं परिश्रम करता हूँ इसलिए मुझे सफलता मिलेगी, इसलिए लगाने से वह बन जाएगा आपका संयुक्त। तो यहाँ पर अव्यय को ध्यान रखना। ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, बहुत व्यापक नहीं बताना रहा हूँ। आप अपने नोट्स में चीज़ें मुझे बताएं, उस पर देखेंगे। फिर तीसरा आपका आता है पद परिचय, जो सबसे थोड़ा सा दिक्कत की बात है। पद परिचय में जैसे आप ध्यान रखेंगे कि आपको जैसे संज्ञा पहचान गए, तो संज्ञा के पहचानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। तो पहला परिचय आपका विकारी होगा, फिर उसके बाद उसका संज्ञा का सर्वनाम का प्रकार बताएंगे। संज्ञा सर्वनाम में आपको लिंग, वचन, कारक भी बताना होगा। विशेषण में आपको विशेषण पहचान लीजिए किस प्रकार का है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, वह विशेष्य है। और अगर प्रविशेषण है तो आप बता सकते हैं। क्रिया आपको बताना है, तो क्रिया में क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, उसका काल क्या है, उसका वाच्य क्या है, बता सकते हैं। फिर आपके अविकारी आ जाते हैं। अविकारी में आपके संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन, और उसके पहले क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ अव्यय अर्थात इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय में भी बहुत कुछ नहीं बताना है आपको। क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बता रहे हैं और किस प्रकार की क्रिया की किस प्रकार की वह विशेषता है, क्रिया की विशेषता है। संबंध बोधक भी सरल है, समुच्चय बोधक भी सरल है। समुच्चय बोधक में किन के बीच में है, किन के बीच में संबंध बताया जा रहा है। संबंध बोधक में भी किन वस्तुओं या किन दो संज्ञाओं के बीच में विशेषता बताई जा रही है। विस्मयादि बोधक में आपको हर्ष है, उत्साह है, घृणा है, द्वेष है, किस प्रकार का भाव बताया जा रहा है। तो पद परिचय थोड़ा सा कठिन है, इसको आप देख लेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। रेखांकित हिस्सा बताने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि या रेखांकित हिस्सा आपके वाक्य परिवर्तन में पूछा सकता है, क्षमा करें। तो इसमें आपको पद परिचय में ध्यान से आपको देखना होगा। रेखांकित पद रहेंगे उनका परिचय आपको देना होगा। अंतिम में अलंकार है। अलंकार में ध्यान रखना है कि आप अलंकार पहचानना सीखें। जैसे अनुप्रास है तो आपका उसके वर्णों की आवृत्ति है, या जैसे उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा के लिए जन जानो मानो इस तरह के शब्द आते हैं। तो आप उनके जो ट्रिक्स हैं, अतिशयोक्त है, उसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। मानवीकरण है, किसी अमानवीय चीज़ को मानव जैसा बनाया जाता है। एक तो आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखने के लिए आ सकती है, अलंकार पहचानने के लिए आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। यह भी पूछ सकता है कि इसमें कभी कभी ऐसा भी है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जैसी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो ये चार चीज़ें आपके व्याकरण की हैं, इनका अभ्यास करिए, बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। प्रश्न को हल करने के लिए मैं ठीक एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आप जो व्याकरण का हिस्सा है ऊपर खंड में लिखेंगे व्यावहारिक व्याकरण, सभी प्रश्नों को आपका जो भी प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या डालेंगे, उसके सब सेक्शंस रहेंगे। जो आ रहा है हल कर देंगे, जो नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। जैसे आगे समय मिलेगा, ध्यान आ जाएगा, उसको आप करेंगे। तो ये आवश्यक टिप्स है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको उसमें भरपूर लाभ होगा। जल्दी ही जल्दी ही आज ही प्रयास करूंगा पूरे काव्य की जो पाठ हैं और जो गद्य के पाठ हैं या कृतिका के पाठ है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।